तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉरर स्टोरीज 3 मूवी के बारे में, जो कि एक कोरियन हॉरर फिल्म है। ये मूवी हॉरर स्टोरीज एंथोलॉजी में लास्ट मूवी है और आप लोग पहले के 2 पार्ट की एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस मूवी का प्लॉट काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक स्पेस सेंटर को दिखाते हैं। उस सेंटर में एक छोटी लड़की एंटर करती है जो मंगल ग्रह से आई थी, और ये पूरा सीन असल में भविष्य का है और वो ईयर होता है 2416। शिप में थोड़ा आगे चलने पे उस लड़की के पास एक रोबोट आता है जो उस लड़की को इंसान समझ के उसे मारने वाला होता है, पर वो लड़की बताती है कि वो एक इंसान नहीं है और वो मंगल ग्रह की नागरिक है। अब उस लड़की की बातें सुनने के बाद वो रोबोट एक हाई पिच साउंड निकालता है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आता है और अब उसके सामने एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत भी असल में एक रोबोट होती है और असल में ये जो पूरा शिप है इसे रोबोट्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया ये है कि फ्यूचर में जब इंसानों ने रोबोट्स को बनाया तो वो रोबोट्स ही इंसानों के खिलाफ हो गए और अब वो रोबोट्स इंसानों को मारना चाहते हैं। और इस बात का रीज़न क्या है ये हमें मूवी में पता चलने वाला है। वो छोटी लड़की अब उस औरत से बात करती है और हमें पता चलता है कि इंसान जो पृथ्वी पे रहते हैं उन्होंने मार्स पे रहने वाले लोगों को मार डाला है, और ये छोटी लड़की असल में मंगलवासियों की आखिरी सर्वाइवर है जो अब इस रोबोट शिप पे आ गई है। अब वो रोबोट उस छोटी लड़की की बातों पे यकीन नहीं करती, पर वो छोटी लड़की इंसानों के बारे में एक कहानी सुनाती है जिससे उस रोबोट को उस छोटी लड़की पे यकीन हो जाएगा। यहाँ से सीन जाता है कहानी पे जिसका नाम होता है फॉक्स वैली। ये एक पुराने जमाने की कहानी है जो एक आदमी के बारे में है जिसका नाम हमें मूवी में नहीं बताया गया, और इसलिए हम उस आदमी को बैरन के नाम से कह के बुलाएंगे। कहानी में एक अननोन आदमी बैरन की जान बचाता है और फिर वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। बैरन के पैर में चोट लग गई थी और वो दोनों पहुंचते हैं एक अजीब घर में। वो घर होता है एक बूढ़े आदमी का और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है, और बैरन और उसका अननोन दोस्त उस घर में रुकने की परमिशन उस बूढ़े से मांगते हैं। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों की मदद करने के लिए मान जाता है, पर रात को जब सब लोग डिनर करते हैं तो खाने में होता है जानवरों का कच्चा मांस। उस मीट को बैरन का अननोन दोस्त बड़े ही चाव से खाता है और ये बातें बैरन को कुछ अजीब लगती हैं। अब अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी बैरन को जगाता है, जहाँ पे बैरन देखता है कि उसका दोस्त वहाँ से जा चुका है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि बैरन और उसके दोस्त को अब उस बूढ़े की मदद का एहसान चुकाना होगा, और इसलिए ही बैरन का दोस्त उस बूढ़े के लिए काम करने के लिए चले गया है, और अब बैरन को भी उस बूढ़े के लिए काम करना होगा। अब बैरन बूढ़े के कहने से उठता है, पर उसके पैर में चोट लगी हुई थी, पर वो बूढ़ा बैरन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा एक वैली को संभालता है जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं। उस वैली के लोग मामूली लोगों से थोड़े अलग थे क्योंकि सबके चेहरे पे एक जैसा ही लुक था। अब वो बूढ़ा आदमी बैरन को एक गुफा में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग गुफा को खोद रहे थे। गुफा के एंड में बैरन को एक अजीब चीज़ दिखाई देती है जिसके बारे में बैरन उस बूढ़े आदमी से पूछता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस वैली के लोग बहुत सालों से उस गुफा को खोद रहे हैं, पर अब उनका मकसद पूरा होने वाला है और उनके मकसद से रिलेटेड ही वो अजीब चीज़ जुड़ी हुई है। पर वो अजीब चीज़ क्या है वो बूढ़ा आदमी बैरन को नहीं बताता। अब पूरा दिन बैरन गुफा में खुदाई का काम करता है और रात के टाइम उसके पैर की चोट और ज़्यादा बेकार हो जाती है। अब बैरन को उस जगह के बारे में कुछ अजीब थॉट्स आने लगते हैं, और रात को सोने के बाद भी उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें वो एक डरावनी एंटिटी को देखता है। अगले दिन जब बैरन गुफा में काम कर रहा होता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब जब बैरन अपने पेट को देखता है तो उसे अपने पेट के अंदर एक अजीब चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है।
है। बैरन ये सब देखकर डर जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ पैर पे भी अजीब से घाव आने लगे हैं और अब बैरन घबरा के तुरंत ही गुफा से बाहर भाग जाता है। वो बूढ़ा आदमी बैरन को रोकने की कोशिश करता है पर बैरन देखता है कि उस बूढ़े आदमी की आंखें चमक रही है और बैरन तुरंत ही वहां से भागता है। भागते भागते बैरन जंगल में अपने दोस्त से टकरा जाता है जो बताता है कि वो बैरन को ही बचाने के लिए वापस आ रहा था। अब जंगल में चलते चलते बैरन का दोस्त बताता है कि उस वैली का नाम है फॉक्स वैली और उस वैली में असल में लोमड़ियाँ रहती हैं जो इंसानों के रूप में है और वो लोमड़ियाँ इंसानों से कई गुना ज़्यादा समझदार हैं। अब बैरन का अननोन दोस्त फॉक्स वैली के लोगों की तारीफ करने लगता है और बैरन देखता है कि उसके दोस्त की भी आंखें चमक रही है और इसका मतलब वो भी एक लोमड़ी है। अब बैरन का दोस्त बैरन को पकड़कर वापस फॉक्स वैली के अंदर ले जाता है और फिर वैली में हम उस बूढ़े की बेटी को प्रेग्नेंट हालत में देखते हैं और उसे बेबी बस होने ही वाला था। अब बैरन का दोस्त बैरन को बताता है कि वो लोग इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं और फिर बैरन का दोस्त अपने असली रूप में सामने आ जाता है। ये सब देखकर बैरन तुरंत ही वहां से भाग जाता है और इस बार वो भागते भागते उसी गुफा के अंदर पहुंच जाता है। बैरन सीधा उस गुफा के लास्ट में जाता है जहाँ पे वो उसी अजीब चीज़ को छेड़ने लगता है और अचानक ही गुफा के अंदर एक बहुत बड़ी आंख खुल जाती है। उस आंख को देखकर बैरन घबरा जाता है और क्योंकि वो जो भी चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी फॉक्स वैली के लोगों के लिए, तो बैरन एक भाले से उस आंख पे हमला कर देता है। इसके बाद बैरन भागकर वापस अपने घर चले जाता है और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे बैरन अपनी फैमिली के साथ होता है पर तभी बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है। अब सब लोग घर के बाहर जाके देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइप क्रीचर वहाँ पे आ गया है और उस मॉन्स्टर के अंदर से एक आवाज़ आती है जो बैरन को दो ऑप्शन देती है। बैरन पे अब दो रास्ते थे कि या तो वो फॉक्स वैली के लोगों का साथ दे और इंसानों के खात्मे में मदद करे और या फिर वो इंसानों के साथ ही मारा जाए। और ये जो मॉन्स्टर है ये असल में वही मॉन्स्टर है जिसको खोदकर फॉक्स वैली के लोग निकालना चाह रहे थे। और अब बैरन फैसला करता है कि वो अपनी फैमिली का साथ देगा, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बैरन को मार डालता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सीन वापस जाता है उस छोटी बच्ची और रोबोट पे और हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की असल में एक लोमड़ी है और पूरी लोमड़ी प्रजाति ने पृथ्वी को छोड़ दिया था इंसानों की वजह से और वो मंगल ग्रह पे रहने के लिए चले गए थे। अब वो रोबोट उस बच्ची से रीज़न पूछती है कि उसकी प्रजाति ने पृथ्वी को आखिर क्यों छोड़ा और अब इस बात को समझाने के लिए वो लड़की एक और कहानी सुनाती है जिसका नाम होता है रोड रेज। कहानी शुरू होती है सूजिन और उसके पति दोंग जेम को दिखाते हुए और वो दोनों अपनी छुट्टियां कैंसिल करके वापस घर जा रहे थे क्योंकि जो दोंग जेम का मैनेजर है वो उसे काम से बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देता। उन दोनों की गाड़ी उस वक्त एक हाईवे से निकल रही थी और दोंग जेम गाड़ी में भी काम कर रहा था। कुछ देर बाद एक बिना नंबर प्लेट का ट्रक उन दोनों के सामने आ जाता है जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होती है। दोंग जेम उस ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है पर वो ट्रक ड्राइवर उन दोनों की गाड़ी को एक बार फिर से ओवरटेक करके उनके सामने आ जाता है। ये सब देखकर दोंग जेम को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उस ट्रक को ओवरटेक कर देता है। सूजिन दोंग जेम को बहस करने से मना करती है पर दोंग जेम उसकी बात नहीं सुनता। कहानी आगे बढ़ती है और दोंग जेम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उस ट्रक से आगे निकल जाता है और आगे निकलते वक्त सूजिन उस ट्रक की फोटोज भी खींच लेती है क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर इल्लीगली तरीके से ट्रक चला रहा था। ट्रक से आगे निकलने के बाद दोंग जेम सूजिन को गाड़ी चलाने के लिए दे देता है क्योंकि उसे अपना ऑफिस का काम करना था। अब अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद दोंग जेम सो जाता है और सूजिन अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू रखती है। कुछ देर बाद वही वाला ट्रक गाड़ी के पीछे आ जाता है और सूजिन गाड़ी को साइड कर देती है ताकि वो ट्रक आगे निकल सके, पर वो ट्रक भी अपनी डायरेक्शन सूजिन के साथ ही बदल देता है।
इसके बाद सूजिन डोंगजेम को जगा देती है और वो उस ट्रक वाले को हाथ दिखा के आगे निकलने का इशारा करता है। वो ट्रक अब उन दोनों की गाड़ी के आगे निकल जाता है और आगे निकलने के बाद वो ट्रक अचानक ही रुक जाता है और सूजिन इससे पहले उस ट्रक से जाके टक्कर मार पाती वो साइड से अपनी गाड़ी को निकाल लेती है और उन दोनों का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। उस ट्रक वाले की इस हरकत से डोंगजेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गाली गलौज स्टार्ट कर देता है। सूजिन अब गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और वो ट्रक वाला भी ट्रक की स्पीड बढ़ाकर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। अब उस ट्रक वाले से परेशान होके सूजिन गाड़ी हाईवे की साइड पे रोक देती है और वो ट्रक वाला भी अपना ट्रक आगे ले जाकर रोक देता है। अब डोंगजेम गुस्से से अपनी गाड़ी से निकलता है और वो ट्रक वाले के पास जाता है। डोंगजेम ट्रक वाले को गाड़ी से निकलने के लिए बोलता है पर वो ट्रक वाला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अब डोंगजेम अपना गुस्सा उसके ट्रक पे ही मारकर उतारने लगता है पर तभी वो ट्रक वाला अपने ट्रक से बाहर निकलता है और वो डोंगजेम के सर पे एक मेटल बॉल को मार देता है। दूसरी तरफ सूजिन अपनी गाड़ी से निकलती है और उसके पास आता है डोंगजेम जिसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी हुई थी पर तभी वहाँ पे ट्रक वाला भी आ जाता है और वो डोंगजेम को फिर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये सब देखकर सूजिन डर जाती है और वो अपनी गाड़ी में जाके पुलिस को फोन मिलाती है पर वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी का शीशा तोड़कर सूजिन को पकड़ लेता है। सूजिन अब तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो वहां से भागती है और वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर सूजिन के पीछे पड़ जाता है। अब कुछ देर बाद सूजिन देखती है कि उसकी गाड़ी के टायर को उस ट्रक ड्राइवर ने पंचर कर दिया है। अब सूजिन को अपनी गाड़ी से उतरना पड़ता है और अब वो ट्रक से दूर पैदल ही भागने लगती है और भागते हुए वो खुद को बचाने के लिए हाईवे से नीचे कूद जाती है। कूदने के बाद सूजिन एक ढलान से नीचे गिरती है पर वो ट्रक ड्राइवर एक मेटल बॉल को सूजिन को भी मार देता है और वो भी बेहोश हो जाती है। अब जब सूजिन को होश आता है तो वो होती है अपने घायल पति के साथ उसी ट्रक के अंदर। डोंगजेम अभी भी बेहोश होता है और सूजिन ट्रक से बाहर झांककर लोगों से मदद मांगती है पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। अब वो ट्रक ड्राइवर पीछे वाले हिस्से को हवा में उठाने लगता है जिससे सूजिन और डोंगजेम रोड पे गिर जाएंगे और वो दोनों बुरी तरह मारे जाएंगे पर सूजिन बड़ी ही मुश्किल से अपना बैलेंस और ग्रिप बना के रखती है और वो अपने पति को भी गिरने से बचा लेती है पर डोंगजेम का हाथ जमीन पर घिसड़कर बुरी तरह छिल जाता है। कुछ देर बाद वो ट्रक वाला पीछे के हिस्से को नीचे कर देता है क्योंकि उसका ट्रक एंटर करता है एक टनल में। अब टनल से बाहर निकलने से पहले सूजिन को कुछ रस्सियां मिल जाती हैं जो ट्रक में सामान बांधने के लिए लगी होती है और सूजिन उन रस्सियों से डोंगजेम के पैरों को बांध देती है। सूजिन खुद भी एक रस्सी को पकड़ लेती है और टनल से निकलते ही ट्रक वाला फिर से पीछे वाले हिस्से को हवा में उठा देता है। अब सूजिन की रस्सी अचानक ही टूट जाती है और वो ट्रक से गिरने ही वाली थी कि डोंगजेम उसका हाथ पकड़ लेता है। डोंगजेम को देखते ही सूजिन रोने लगती है और डोंगजेम अपनी वाइफ को ट्रक में खींच लेता है। काफ़ी देर तक वो दोनों ट्रक में रस्सियों के साथ लटके रहते हैं और काफ़ी देर बाद ट्रक वाला एक सुनसान जगह पे जाके ट्रक को रोक देता है और घायल सूजिन और डोंगजेम तुरंत ही ट्रक से उतर जाते हैं। अब डोंगजेम तुरंत ही सूजिन को वहां से भगा देता है और वो खुद ट्रक ड्राइवर से लड़ने के लिए रुक जाता है। वो ट्रक ड्राइवर अचानक ही डोंगजेम पे हमला कर देता है और वो उसे नीचे गिराकर उसे बुरी तरह मारने लगता है। अब डोंगजेम को घायल करके वो ट्रक ड्राइवर पड़ जाता है सूजिन के पीछे। सूजिन पहले से ही घायल होती है और वो ट्रक ड्राइवर थोड़ी देर में सूजिन को पकड़ लेता है। अब वो ट्रक ड्राइवर सूजिन को मारने ही वाला होता है कि तभी डोंगजेम ट्रक लेके वहां पे आ जाता है और वो उस ट्रक ड्राइवर के हाथ को बुरी तरह कुचल देता है। वो ट्रक ड्राइवर अब ट्रक के टायर के नीचे ही फंस जाता है और अब सूजिन गुस्से में उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। अगले सीन में सूजिन और डोंगजेम उसी ट्रक के अंदर जा रहे होते हैं और अब सूजिन ट्रक का पीछे वाला हिस्सा उठा देती है जिसमें ट्रक ड्राइवर बंद होता है और उस ड्राइवर की चीख के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। सीन वापस छोटी बच्ची पे जाता है जो इसी बात पे नाराज होती है कि इंसान कितना ज़्यादा स्वार्थी और घमंडी है और इसी वजह से लोमड़ी प्रजाति ने मंगल ग्रह पे रहने का फैसला किया था। अब वो रोबोट बोलती है कि तुम्हारी प्रजाति की तरह ही रोबोट्स भी इंसानों से नफरत करते हैं और इसी बात को समझाने के लिए वो रोबोट एक कहानी सुनाना स्टार्ट करती है जिसका नाम है रोबोट स्पिरिट।
ये कहानी होती है दुनको नाम के एक रोबोट की, जो 10 साल से जिंगो और उसकी माँ के साथ रहता है। दुनको जिंगो का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो 10 साल से उसका ख्याल रख रहा है, क्योंकि जिंगो की माँ पूरा दिन घर से बाहर रहती है। अब एक दिन दुनको के अंदर खराबी आ जाती है और वो अपनी स्किन को ही उतारने लगता है। उस दिन दुनको जिंगो को सैंडविच में रोबोट ऑयल मिला के खिला देता है, जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। ये बात जब जिंगो की माँ को पता चलती है तो रात के टाइम वो दुनको की मेमोरी में कंप्यूटर से एरर चेक करती है। कंप्यूटर जिंगो की माँ को बताता है कि दुनको के अंदर एक ऐसी खराबी आ गई है जो ठीक नहीं हो सकती और अब दुनको को बदलना होगा। जिंगो की माँ ये काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि दुनको उनकी फैमिली में 10 साल से है और वो उनकी फैमिली का एक मेंबर जैसा बन गया है। रात को सोते हुए हमें जिंगो को दिखाते हैं, जिसके पास दुनको आता है और वो उसे पेंटिंग करने के लिए बोलता है। अब ऑब्वियसली जिंगो दुनको को मना कर देता है और वो वापस सोने के लिए चले जाता है, पर माल फंक्शन की वजह से दुनको जिंगो को जबरदस्ती फोर्स करने लगता है। ये सब तभी जिंगो की माँ देख लेती है और वो दुनको को जिंगो से अलग कर देती है। अब अगले दिन जिंगो दुनको को एक डब्बे में पैक करने लगता है, क्योंकि जिंगो की माँ ने उसे बोला था कि दुनको बीमार है और उसे ठीक होने के लिए जाना होगा। जिंगो दुनको को पैक करते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पर जिंगो की माँ रात के टाइम दुनको के अंदर की वायर्स को काट के उसे मार डालती है। मरने से पहले दुनको जिंगो की माँ को अपनी माँ कह के बुलाता है और मरने के बाद दुनको की आंख से रोबोट ऑयल बाहर निकलने लगता है। अगले दिन जिंगो और उसकी माँ मिलके दुनको को बैकयार्ड में दफना देते हैं और उसकी माँ बोलती है कि दुनको इसलिए मर गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। अगले दिन जिंगो की माँ PZ-3000 नाम का एक नया हाईटेक रोबोट जिंगो के लिए लेके आ जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डे जिंगो का बर्थडे होता है। जिंगो PZ-3000 को ज़्यादा पसंद नहीं करता और जब वो दुनको की एक ड्राइंग बना रहा होता है तो PZ-3000 उस ड्राइंग को देख लेता है। दुनको की ड्राइंग को देखने के बाद PZ-3000 को कुछ होने लगता है और उसके कान में से रोबोट ऑयल निकलने लगता है, जस्ट लाइक उसे दुनको की रोबोट आत्मा ने पोजेस कर लिया हो। अब रात के टाइम जिंगो की माँ को फर्श पे रोबोट ऑयल पड़ा मिलता है और उसे एक ड्राइंग भी मिलती है, जिसमें ये साफ पता चल रहा था कि जिंगो की माँ ने दुनको का मर्डर करा है। अब जिंगो की माँ जिंगो के रूम में जाती है, जहाँ पे PZ-3000 जिंगो पे चाकू लेके चढ़ा हुआ होता है। जिंगो की माँ तुरंत ही PZ-3000 को जिंगो से दूर कर देती है, पर जिंगो बताता है कि वो PZ-3000 नहीं है, वो असल में दुनको है। ये बात जिंगो की माँ को थोड़ी अजीब लगती है और वो जिंगो को बोलती है कि दुनको मर चुका है, पर जिंगो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और वो PZ-3000 को दुनको कहकर ही बुलाता है। गुस्से में जिंगो की माँ उसकी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर देती है और फिर जिंगो की माँ PZ-3000 की मेमोरी में एरर चेक करने लगती है। कंप्यूटर PZ की मेमोरी में एरर ढूंढ लेता है, पर कंप्यूटर के हिसाब से उस एरर को मैन्युअली डिलीट करना होगा, पर वो एरर असल में रोबोट PZ-3000 के अंदर है ही नहीं। अब तभी खून से सना हुआ दुनको जिंगो की माँ पे हमला कर देता है और दुनको जिंगो की माँ को बुरी तरह मारने लगता है, और तभी जिंगो की माँ जिंगो को भी देख पाती है, जो बुरी तरह घायल होता है, और तभी जिंगो की माँ जाग जाती है, मतलब वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अब जागने के बाद जिंगो की माँ जाती है किचन में, जहाँ पे PZ ने जिंगो के बर्थडे के लिए सजावट कर रखी थी। जिंगो की माँ ये सब देखकर खुश हो जाती है, पर हम लोग देखते हैं कि PZ ने अपनी सारी वायर्स बाहर निकाल ली है और वो पूरी तरीके से माल फंक्शन हो चुका था। अब अचानक ही घर की सारी लाइट्स कट हो जाती है और पोजेस्ड PZ जिंगो की माँ पे हमला कर देता है। वो उसे चाकू से मारने ही वाला होता है, पर जिंगो की माँ एक बैट से PZ को हिट करती है और वहां से भागती है। जिंगो की माँ अब कंप्यूटर को PZ की मेमोरी डिलीट करने के लिए बोलती है, पर वो कंप्यूटर ऐसा कर ही नहीं पाता और जिंगो की माँ समझ जाती है कि जरूर दुनको ने अपनी मेमोरीज को PZ में ट्रांसफर कर दिया है। अब जिंगो की माँ दुनको की बॉडी को खोदकर बाहर निकालती है और वो उसकी मेमोरी को उसके दिमाग से बाहर निकाल लेती है, और दूसरी तरफ पोजेस्ड PZ जिंगो को पकड़ लेता है। अब मेमोरी लेके जिंगो की माँ वापस घर में आती है, जहाँ पे जिंगो कहीं भी नहीं होता।
जिंगो की माँ अपने कान पे एक ऐसी मशीन लगा लेती है जिससे वो पीजेड को ढूंढ सकती है, पर उस मशीन के अंदर भी जिंगो की माँ को दुन को दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद जिंगो की माँ को जिंगो एक क्लोजेट के अंदर मिल जाता है और पीजेड अब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका था। जिंगो की माँ अपने बेटे को गले लगा लेती है, पर वो देखती है कि पीजेड की मेमोरी जिंगो के ब्रेन के अंदर लगी हुई है और तभी दुन को जिंगो को पोजेस कर लेता है। अब पोजेस्ड जिंगो अपनी माँ को मारने वाला होता है, पर तभी जिंगो की माँ दुनको से माफ़ी मांगने लगती है। जिंगो की माँ अपने पापों के लिए माफ़ी मांगती है और दुनको बोलता है कि तुमने मेरे को तो मार दिया, पर तुम मेरे को और जिंगो को कभी भी अलग नहीं कर पाओगी। और इसके बाद पोजेस्ड जिंगो दुनको की मेमोरी को अपने दिमाग में घुसा लेता है और जिंगो मारा जाता है। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और सीन वापस उसी छोटी लड़की पे चले जाता है। और अब हमें पता चल गया था कि रोबोट्स इंसानों से नफरत क्यों करते हैं। अब वो रोबोट उस छोटी लड़की के पास जाके बोलती है कि तुम क्योंकि एक इंसान नहीं हो तो तुम हम रोबोट्स के साथ रह सकती हो, पर इंसानों के लिए आज ये आखिरी दिन है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि रोबोट्स ने एक एस्टेरॉयड को कंट्रोल कर रखा है और वो एस्टेरॉयड मूवी के एंड में पृथ्वी से टकरा जाता है और वो छोटी लड़की पृथ्वी को गुड बाय बोलती है और इंसानों के खात्मे के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के लास्ट में हमें एक एंड क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हमें रोबोट शिप पे एक इंसान को जिंदा दिखाते हैं, पर इस बात का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये मूवी हॉरर स्टोरीज एंथोलॉजी में आखिरी पार्ट है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉरर स्टोरीज 3 मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।